नमस्कार। सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार चुनाव के परिणाम आ गए हैं। अब बिहार की जनता की सारी नजरें टिकी हुई है कि सत्ता के सिंहासन पर कौन से व्यक्ति काबिज होने वाले हैं। हमारे साथ सामाजिक विषयों के जानकार, वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार सिंह जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सिटी पोस्ट। धन्यवाद। देखिए, अब जिस तरह से बिहार चुनाव परिणाम आ गया है, कांटे की टक्कर रही। और जिस तरह से चुनाव परिणाम आने से पहले जो कयासों का दौर था, जो एग्जिट पोल आ रहे थे, वह नतीजे कुछ इतर थे। और जो परिणाम बाद में चुनाव परिणाम जो असली में आया, वह बिल्कुल उससे उलट रहे। हालांकि टक्कर कांटे की रही। और एक तरह से कहें तो एनडीए की अब सरकार बन रही है और एक आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि बिहार के सिंहासन पर नीतीश जी काबिज होने वाले हैं। इस पूरी परिपाटी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका था, तो चुनाव में विश्लेषण कर लेना जो सरकार किसकी बनेगी इतना आसान नहीं था। इस बार का चुनाव कुछ अलग ढंग का था। कुछ लोग मुखर होकर के बोलते थे, कुछ लोग साइलेंट वोटर के रूप में काम कर रहे थे। पता नहीं चल पा रहा था कि सरकार बनेगी किसकी। मुझे भी ऐसा लग रहा था क्योंकि नहीं, ऐसा होगा नहीं, सरकार इतनी आसानी से कोई बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक तरफा चुनाव तो नहीं ही होना था। लेकिन रिजल्ट के बाद अब पता चल रहा है जो सरकार तो एनडीए ही बना रही है। कुछ सीट से चूक गए हैं इस बार भी तेजस्वी यादव जी। आरजेडी का खेमा निराश हुआ है और एनडीए खेमा खुश है। हम इस रूप में इसको देख रहे हैं। चुनाव जो है, अब चुनाव का रूप बदल चुका है। लोग बोलते कम हैं, अब करते ज़्यादा हैं। इसलिए यह परिवर्तन आपको नज़र आया है। जिस तरह से तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, चारों तरफ से नारेबाजी हो रही थी, एक तरह से आश्वस्त था महागठबंधन खेमा। क्या लगता है आपको कि आखिर कौन सी ऐसी बड़ी वजह रही, बड़ी से बड़ी वजह रही, जिसके कारण मुंह की खानी पड़ी तेजस्वी यादव को? देखिए, कोई एक वजह नहीं रही। पहले भी कहा गया है नीतीश सरकार ने काम तो जरूर किया। इस काम को से जनता कुछ असंतुष्ट रही, लेकिन ऐसा नहीं था कि जनता पूरी तरह संतुष्ट थी। जो जनता असंतुष्ट थी उनको विकल्प चाहिए था। विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव जी आए, लेकिन उनसे कई कमियां हुई। कोई एक कारण नहीं है जो उनके हार का, कई कारण रहे। उन कारणों को अगर बारी बारी से अगर बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। एक एक करके मैं कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण रहा कांग्रेस पर अधिक भरोसा करना। कांग्रेस को ज़रूरत से ज़्यादा इन लोगों ने सीट दे दी और कांग्रेस के कारण ही ये जीतन राम मांझी की हम पार्टी को और मुकेश सहनी की पार्टी को अपने से को इन्होंने खो दिया। उनके साथ ये गठबंधन नहीं कर पाए। अगर ये कांग्रेस को उतनी सीट नहीं देते, मुझे लगता है तो 10-15 सीट इनको और हो सकता था और शायद तब इनकी सरकार बनती। एक कारण तो यह रहा। और भी कई कारण हैं। इसमें एक कारण मुख्य और है ओवैसी की पार्टी का यहाँ आना, जिन्होंने सीमांचल के क्षेत्र में इनके वोटों में ही सेंध लगाई है। जो समीकरण एम का हुआ करता था, यानी मुस्लिम्स का हुआ करता था, उन मुस्लिमों के सीट में इन्होंने के वोटों में इन्होंने सेंधमारी की। और निश्चित रूप से इसका घाटा आपको महागठबंधन को हुआ। जिस तरह से बिहार के वातावरण की बात करें, चुनाव के समय का माहौल, उससे थोड़े पहले का समय का माहौल और चुनाव के बाद का माहौल, बहुत कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। और बहुत कांटे की टक्कर है। और लोग यह भी बोलते देखे जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मुकेश सहनी और मांझी पाला बदलकर तेजस्वी यादव के खेमे में चले आए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तब तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, या बाद में बन करके फिर जो है बिखर जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? राजनीति में होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। जब आरजेडी के साथ नीतीश जी सरकार बना सकते हैं, तो जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी पाला बदल के कहीं और चले जाएं, यह भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि इन लोगों को जिस रूप से वहाँ से गठबंधन से अलग होना पड़ा था, इन लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ था, इन लोगों के मनमाफिक बात नहीं हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग फिर से आरजेडी गठबंधन में जाएंगे या महागठबंधन में जाएंगे। वैसे होने के लिए कुछ भी हो सकता है।
एक बड़ी चीज हमें देखने को मिली इस चुनाव के दौरान कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इसके बाद जो कार्यकर्ता खास करके राजद के हैं, वे यदुवंशी राज, माधव राज, कई तरह के इस तरह मैंने जो है नारेबाजी करने लगे। हमें लगता है कि मतदान के दिन इसका भी कुछ प्रभाव पड़ा। देखिए, चुनाव का पहला फेज जब हो रहा था तब आरजेडी बहुत बढ़त बनाए हुए था, महागठबंधन बहुत आगे चल रहा था। उस दरमियान लोगों ने देखा, लोगों की भीड़, लोगों के नारे, लोगों के जुमलों को लोगों ने देखा, लोग डर गए। लोग डर गए कि कहीं फिर वही पुराना माहौल तो नहीं होने जा रहा है। रही सही कसर पूरी कर दी। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने जंगल राज का लोगों को भय दिखाया, लोग आतंकित हुए। और मैं आपको एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ, छोटी जातियों के लोग, दबे कुचले लोग, दलित महादलित लोग, पिछड़े या जो जिसको आप लोग कहते हैं जो बनिया वर्ग के लोग हैं, ये लोग डर गए। तो अभी ये उग्र रूप देख रहे हैं, ये लोग उछल कूद कर रहे हैं, ये लोग नारे लगा रहे हैं, हाथ में उछाल रहे हैं। ये लोग चुनाव जीतने के बाद आखिर करेंगे तो करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, परेशान हम लोग ही होंगे। और देखिए ग्राफ गिरता चला गया है। पहले फेज में जितना उनको सीट आया है, दूसरे मुझसे कम आया है, और तीसरा फेज आते आते इनका डाउनफॉल हो गया है। और एनडीए की वास्तविक जीत तीसरे फेज में ही हो गई है। यह डर बहुत कम कर गया है। तो ये आप मानते हैं ना कि नीतीश कुमार के ग्राफ में हालांकि कमी हुई, लेकिन सरकार महागठबंधन की बनती दिख रही थी, शायद बन भी जाती, लेकिन कार्यकर्ताओं के हम इसको जुनून नहीं कहेंगे, उतावलेपन ने जो है हाशिए पर लाया या चुनाव में परिणाम को बदलने में कामयाब रहा। तेजस्वी को सत्तासीन होने से जो है अलग किया, ये फैक्टर काम किया क्या? देखिए, आरजेडी यानी कि महागठबंधन ने ऐसे लोगों को भी टिकट दिया जो बाहुबली कहे जाते हैं, चाहे वो अनंत सिंह रहे हों। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट दिया, लगा जो कि ये लोग फिर से गलत लोगों को टिकट दे करके चले आ रहे हैं, और ये लोग चुनाव जब जीतेंगे तो ये लोग करेंगे क्या, इनका अतीत इनके साथ रहेगा, ये लोग चैन से लोगों को रहने नहीं देंगे। और ये डर बहुत काम किया है इस चुनाव में। और मुझे लगता है जो महागठबंधन थोड़ा सब्र से काम लिया होता, अगर उतावलापन नहीं दिखाया होता, तो आज इनकी सरकार होती। रीतलाल यादव ने भी जीत हासिल की है। जी जी जी, मैं समूह का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। कई लोग और ऐसे हैं जो महाबली कहे जाते हैं, बाहुबली कहे जाते हैं, और इनका आपराधिक चरित्र रहा है। समूह का नाम मैं क्या लूँगा। अधिकांश, हालांकि सभी पार्टी में लोग ऐसे लोग हैं जो जिन पर आरोप रहे हैं, जो सजा याफ्ता नहीं है लेकिन उन पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन ये डर लोगों में नहीं रहा है, ये डर महागठबंधन के लोगों से लोगों को हुआ है, क्योंकि इनका अतीत ऐसा रहा है। देखिए सवाल तो कई हैं, लेकिन समय हमारे पास उतना नहीं है। चूंकि राजनीतिक समीक्षा चल रही है, अगर एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, यह विषय नहीं रहा, एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तो नीतीश जी का जो एक संबल रहा है कि वो नैतिक रूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा सामर्थ्यवान बताते रहे हैं, सिद्धांतवादी बताते रहे हैं, तो अब बहुत कम सीटों पर सिमट करके रह गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर सत्तासीन होते हैं नीतीश कुमार, तो केंद्रीय जो भाजपा का नेतृत्व है वह हावी रहेगा नीतीश कुमार पर? देखिए, नीतीश जी कमज़ोर हुए हैं, लेकिन उन वास्तव में कमज़ोर हुए नहीं हैं, उनको कमज़ोर किया गया है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चिराग पासवान की जो गतिविधि रही है एनडीए में रहते हुए ही, वो कहते हैं हम केंद्र की राजनीति में एनडीए के साथ हैं, राज्य में एनडीए के साथ नहीं हैं। नीतीश जी को और सीट आया होता अगर चिराग पासवान उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किए हुए होते। अब देखिए, लगभग 8% वोट आया है चिराग पासवान को। इस 8% वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो आज महागठबंधन कहीं नहीं टिकता है। 150 से अधिक सीट मतलब जो है एनडीए गठबंधन को आया होता। लोग लाख कह लें, 8% वोट का एक मतलब होता है, 1-2% से जीत हार होती है। इस बार के चुनाव में भी 75 सीट आरजेडी को आया है, 74 सीट बीजेपी को आया है, और वोट का परसेंट आरजेडी को अधिक है बीजेपी से, महज आधा 1% है। ये 8% अगर जुड़ जाता तो क्या होता, अगर मगर की कोई बात ही नहीं होती, सीधा मतलब है एनडीए की सरकार बन चुकी होती। और जब बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि सीट कम आए अधिक आए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो अपने वादे पर कायम है।
वो दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम अपने सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, सहयोगी को जो कहते हैं वो हम करते हैं। उनका स्टैंड सही है। एक सवाल ये भी होता है कि 140 सीट पर जो है इस बार आरजेडी खड़ी थी और 75 जो है विधायक बन करके आए हैं, और पिछली दफा के चुनाव में आप देखें तो 81 सीट पर जहां तक हमें याद है राजद ने कब्जा जमाया था, और 101 सीट पर जो है राजद ने चुनाव लड़ा था। तो क्या लगता है कि ये बड़ी पार्टी बन करके उभरी है, ऐसा लोग कह रहे हैं, हमें तो कहीं से नहीं लग रहा है, क्योंकि 81 पहले आपके विधायक थे, अब 75 हो गए हैं। तो तेजस्वी को आप कैसे जो है एक बड़े नेता के तौर पर देखेंगे? देखिए, पिछली बार का चुनाव आरजेडी ने जनता दल यू के साथ मिलकर के लड़ा था। जनता दल यू का जो वोट बैंक है, आज वो वोट बैंक कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर लड़ना, इन दोनों का जो वोट है उससे कहीं अधिक जनता दल यू का वोट है, वो उनके काम करने का वोट है। जनता दल के साथ हैं, महिलाएं जनता दल यू के साथ हैं, ये इन सबों का साथ उस समय में आरजेडी को मिल गया था, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट अधिक था। इस बार उनका गठबंधन कांग्रेस से था और कम्युनिस्ट पार्टी से था, इसलिए सीट तो कम होना ही था। और रही बात मतलब जो तेजस्वी यादव के नेता बनने की बात, नेता तो हैं ही वो। तेजस्वी यादव ने इतना कड़ा मुकाबला किया है, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ अकेला चुनाव प्रचार करना। सरकार किसी की भी नहीं, मैं एक समीक्षक के रूप में बोल रहा हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक समीक्षक के तौर पर कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव का ग्राफ निश्चित रूप से ऊंचा गया है। सारी मशीनरी उनके खिलाफ रही, सरकार उनके खिलाफ थी, प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार किया, योगी जी आए, राजनाथ सिंह आए, तमाम मंत्रीगण आए, ये अकेला प्रचारक थे। इनकी उपलब्धि को कम नहीं आंका जा सकता, और आज लग रहा है कि विपक्ष है बिहार में जी। तो क्या मतलब हम लोग भी ये स्वीकार कर लें कि विपक्ष मजबूत जब होता है तो निश्चित रूप से सरकार को काम करने के लिए बेबस और लाचार होना पड़ता है। एक मजबूत विपक्ष जनता का सबसे बड़ा पक्षकार होता है, ऐसा कहते हैं। राजनीति की जब से शुरुआत हुई है लोकतंत्र में, एक अच्छे विकल्प की जरूरत होती है सरकार के तौर पर, तो एक अच्छे विरोधी की भी जरूरत होती है सरकार के अंदर। यानी कि विपक्षी दल जो होते हैं अगर वो मजबूत हैं, विरोधी दल जब अगर मजबूत हैं तो वो जनता की आवाज बनते हैं, मुखर आवाज बनते हैं। इस बार जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाले कारक थे, उसमें बेरोजगारी का मुद्दा, उद्योग धंधे का मुद्दा, शिक्षकों को परमानेंट करने का मुद्दा, वेतनमान देने का मुद्दा, ढेर सारा मुद्दा ये सब था। आप देखेंगे आने वाले समय में नीतीश जी इस पर जरूर काम करेंगे। अगर नहीं काम करना चाहेंगे तो बीजेपी उन्हें बाध्य करेगी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए इनको काम करना पड़ेगा, उद्योग धंधा लगाने के लिए इनको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कह करके वो चल सकते हैं जो कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई समंदर नहीं है, यहाँ विकास काम रुक जाएगा इसलिए हम लोगों की बहाली नियुक्ति नहीं करेंगे। ये सब नहीं होगा, इनको रोजगार देना ही होगा। यही विपक्ष की जीत है। और जिस चीज को लेकर के तेजस्वी आगे आए हैं उन चीजों पर नीतीश जी को ध्यान देना ही होगा। तो क्या ऐसा, आखिरी सवाल हमारा यह है कि क्या हम यह माने कि बीजेपी के द्वारा नियुक्त जो है मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, जब चुनाव से पहले गठबंधन है और गठबंधन में कहा गया है नीतीश जी नेता रहेंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सीट कम आए अधिक आवे, तो मुख्यमंत्री बीजेपी द्वारा नियुक्त हम नहीं, इसको क्यों कहेंगे बीजेपी द्वारा नियुक्त? वो गठबंधन के नेता हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें किसी के द्वारा नियुक्त करने की कोई बात रह कहाँ जाती है। साफ कर दिया है राजेश कुमार सिंह ने कि बिहार को एक मजबूत जो है विरोधी दल मिला है, और तेजस्वी यादव इस चुनाव के दौरान एक प्रखर नेता के रूप में उभरे हैं। और आने वाले दिनों में जब ताजपोशी हो जाएगी नीतीश कुमार की, तो उनको उन तमाम मुद्दों पर काम करना होगा जिन मुद्दों को उन्होंने छोड़ने का प्रयास किया है। इस खबर में इतना ही। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन संकेत के साथ हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।